नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष गुप्ता है। मैं यहाँ पर एज अ एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिमेंशिया पर, जिसे अगर हिंदी में या लेमन लैंग्वेज बोलें कि मेमोरी का लॉस होना या फिर याददाश्त ठीक न रहना। डिमेंशिया जो है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो डिमेंशिया हम बोलते हैं उसको जिसमें किसी मरीज़ को या किसी इंसान को मेमोरी का कंप्लेंट है। सिर्फ मेमोरी ही नहीं, उसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो डे टू डे एक्टिविटी होती हैं उसमें करने में पेशेंट को अगर दिक्कत हो रही है, काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, वो भूल रहा है चीज़ों को, फिर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं तो उसको एक ब्रैकेट में डाला गया, इसको हम बोलते हैं डिमेंशिया। और जो मेन जो उसका सिम्टम है डिमेंशिया का इज मेमोरी लॉस। अब ये जो मेमोरी लॉस है ये कई कारणों से हो सकती है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो उनको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं डिमेंशिया को। एक होता है प्राइमरी डिमेंशिया, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डिमेंशिया में मेनली जब ब्रेन का ही कोई डिजीज होता है जिसका कोई और कारण नहीं निकलता है तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, और सेकेंडरी किसी वजह से पेशेंट को डिमेंशिया हो रहा है। तो इस प्राइमरी डिमेंशिया में जो आता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल डिमेंशिया, उसमें मेन जो आते हैं वो आते हैं अल्जाइमर्स डिजीज, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया है। एंड सेकंड आता है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, एफटीडी बोलते हैं। एक और कॉज रहता है डिमेंशिया में, इसको हम बोलते हैं वस्कुलर डिमेंशिया, लेकिन उसका किसी रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसकी वजह से उसको डिमेंशिया होने लगता है। पर जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया है इंडिया में वर्ल्ड वाइड अराउंड 65 to 75% ऑफ पेशेंट्स में, दैट इज एल्जाइमर्स डिजीज। तो एल्जाइमर डिजीज को अगर हम डिवाइड करें तो वो है अर्ली, देन माइल्ड, इंटरमीडिएट एंड लेट। जो अर्ली डिमेंशिया है या अर्ली एल्जाइमर्स डिजीज, तो उसको इनिशियली जब अर्ली फेजेस में कोई डिमेंशिया स्टार्ट होता है तो उसको एल्जाइमर्स बना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको एक नाम दिया गया, इसको हम बोलते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी MCI। तो MCI ऐसे पेशेंट्स को बोला जाता है जिनको कुछ थोड़ा मेमोरी लॉस है, लेकिन बाकी चीज़ें अपना घर का जो दिनचर्या है, अपना घर का डेली एक्टिविटी वो सारा कर पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम MCI में डालते हैं। MCI कैन बी सेकेंडरी और MCI प्राइमरी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या निकला। अल्जाइमर्स को हम देखें तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, अगर हम देखें उसमें माइल्ड, इंटरमीडिएट एंड सीवियर। तो जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको आपके आसपास किसी आपके परिवार के लोगों को या किसी को अगर हो रहा है तो सबसे पहला सिम्टम जो आपको देखना है वो देखना है इमीडिएट मेमोरी लॉस। इमीडिएट मेमोरी लॉस वह चीज़ है जैसे कि जो थोड़ी देर पहले बताया और वो उस चीज़ को भूल गए। जैसे अभी कन्वर्सेशन आपने किसी से बात करी आपके पेशेंट, और थोड़ी देर बाद वो अगर आपसे रिपीट करके क्वेश्चन पूछेंगे क्या बात हुई, मैं भूल गया, तो उसे बोलते हैं इमीडिएट मेमोरी लॉस। इसके साथ में इमीडिएट मेमोरी लॉस के साथ में जो चीज़ें आती हैं कि चीज़ों को भूल जाना, ऐसी जगह जहाँ हमेशा यूजली रखते हैं उन चीज़ों को भूल जाना, तो ये फिर धीरे धीरे बढ़ता है। फिर नॉर्मली जब मेमोरी लॉस आता है तो उसके साथ साथ में जो और चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके आसपास के जो परिवार वाले हैं या थोड़े डिस्टेंट फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनको पहचानने में थोड़ी दिक्कत आना, उनके नाम में दिक्कत आना। जब थोड़ा और बढ़ता है तो फिर आता है डिसोरिएंटेशन यानी वे फाइंडिंग डिफिकल्टी। मतलब रास्ते में आप गए हैं, टेंपल जाते हैं, कहीं बाजार जा रहे हैं और थोड़े समय के लिए आप रास्ता भूल गए कि किस रास्ते से जाना है, तो वे फाइंडिंग डिफिकल्टी। एंड देन डिसोरिएंटेशन मतलब कि आज टाइम, डेट, खासकर डेट में, डेज में, मंथ में, अगर पेशेंट को जो नॉर्मली अच्छा एजुकेटेड अगर पेशेंट है उसको अगर इन सब चीज़ों में डिफिकल्ट है तो आपको सस्पेक्ट करना है कि कहीं इनको डिमेंशिया या एल्जाइमर्स तो नहीं। फिर जब जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है तब जो बाकी की इनकी डे टू डे एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं, जैसे कैलकुलेशन है, ड्रेसिंग है, कपड़े पहनने में कैसे करना है, जो यूजुअल जैसे नॉर्मली जो हम लोग होते हैं वो या बुजुर्ग होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कन्वर्सेशन, वो ना करना,
जजमेंट में एरर करना बार बार, प्लान ना कर पाना, जो पहले चीज़ें सीख चुके थे जो करते थे, कॉम्प्लेक्स कमांड्स होते हैं जैसे मोबाइल को ऑपरेट ना कर पाना, और ये सब चीज़ें अगर पेशेंट में दिख रही हैं और स्लोली प्रोग्रेस हो रही है तो ये सब भी डिमेंशिया के ही पार्ट हैं। उसका मतलब ये चीज़ें बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही है। एंड देन लेटर स्टेज में मरीज नाम भूल जाता है, उसे खाना है टाइम से, कब खाना है वो सब भूल जाता है। ये लेट स्टेज आती है, एंड स्टेज में आती है, जिसमें कि बिल्कुल पेशेंट किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, सोशली ज़्यादा बात नहीं करता, चुपचाप ज़्यादा रहता है, उसे इस चीज़ की इंसाइट नहीं होती, उसे पता नहीं होता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। एंड देन कम्स दी बिहेवियरल सिम्टम्स में भी जैसे साइड बाय साइड चलता है, जैसे कि पेशेंट को मेमोरी कंप्लेंट, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इरिटेबिलिटी, थोड़ा एंग्जाइटी, क्योंकि मरीज़ को पता होता है कि मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो उस चीज़ से एंग्जाइटी होने लगती है। एंड जो मोस्ट कॉमन जो साइकेट्रिक सिम्टम्स अल्जाइमर डिजीज़ में आते हैं वो है डिप्रेशन। अराउंड 30 to 40% ऑफ पेशेंट्स में डिप्रेशन हमको मिलता है, और इट्स नॉट कि उसे पता है डिमेंशिया की वजह से, वो इस वजह से भी होता है कि जो डिमेंशिया का प्रोसेस है ऐसा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, वो दैट मे बी प्राइमरी कॉज फॉर द डिप्रेशन, उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। लास्ट स्टेज में जो हमारा जाता है कि पेशेंट बेडरिडन हो जाता है, स्लो चलता है, थोड़े से पार्किंसंस के सिम्टम्स आ सकते हैं मरीज़ों में, ऐसे मरीज़ों में, और लेट में बेडरिडन रहता है, वॉशरूम के लिए जाना के लिए बता पाना वो सब बड़ा मुश्किल होता है पेशेंट के लिए, और ये सब चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं। तो ये अल्जाइमर डिसीज़ में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, और ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट रहता है, बहुत स्लोली ये चीज़ प्रोग्रेस करती है। जो मोस्ट कॉमन कॉज रहते हैं वो रहते हैं कि जैसे पेशेंट को पहले से ही कोमॉर्बिड इलनेस है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, रीनल प्रॉब्लम है, तो इनकी वजह से अगर कोई चेंजेस हमारा मेटाबॉलिक चेंज हो तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया होता है। तो ऐसा पेशेंट जिसमें कि डिमेंशिया के सिम्टम्स या मेमोरी कंप्लेंट्स मिले लेकिन वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हमें सस्पेक्ट करना है कि कहीं ये कोई और कारण तो नहीं है। तो एक तो कारण हो गया मेटाबॉलिक, हार्ट से रिलेटेड या फिर शुगर से, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। फिर जो कुछ और आते हैं जैसे कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, तो एक्यूट डिमेंशिया का पेशेंट स्ट्रोक होते हैं डिमेंशिया की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पेशेंट, कई लोगों को ब्रेन में अगर ट्यूमर होता है या कोई इन्फेक्शन होता है या ब्रेन में कोई अलग तरह का इन्फेक्शन या ट्यूमर है, तो उसकी वजह से कई पेशेंट्स डिमेंशिया या मेमोरी की कंप्लेंट लेकर के आते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो रैपिडली प्रोग्रेसिव, बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। एक बहुत ही रेयर डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं CGD, प्रायंस डिजीज़, उसमें भी बहुत ही पेशेंट रैपिडली प्रोग्रेस करता है एज अ डिमेंशिया, और वो जो कंडीशन होती है वो बहुत रेयर होती है, उसको डायग्नोस करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन ये कंडीशन रहती है साथ में। जो सेकेंडरी कॉजेज़ हैं उसमें ज़्यादातर जो रहते हैं सेकेंडरी कॉज ऑफ डिमेंशिया वो रिवर्सिबल रहते हैं। मतलब कि अगर आपने जैसे कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर पेशेंट को सोडियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, बढ़ गया या घट गया, अगर आप उसको कंट्रोल कर लें, शुगर को आप कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर आप ठीक कर लें पेशेंट का, तो फिर वो कई हद तक जो डिमेंशिया जो उसको प्रोग्रेस कर रहा है वो इम्प्रूव होने लगता है, और इम्प्रूव होने लगता है कई पेशेंट्स हमने देखे जो कम्प्लीटली रिवर्सल भी हो जाता है अगर उस कारण को हम ट्रीट कर दें तो। नाउ उसके बाद आता है कि इसको डायग्नोस कैसे करना है। अगर हम प्राइमरी डिमेंशिया के बारे में बात करें तो नॉर्मली जो प्राइमरी डिमेंशिया है वो क्लिनिकल जो हिस्ट्री है उस पर बेसिस पे ही रहता है, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिससे कि हम डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि MRI हो गया, PET CT स्कैन हो गया, कुछ CSF की स्टडी रहती है, उससे हम कर सकते हैं। इसमें जो मेन प्रॉब्लम दिखती है अगर MRI में हम देखें तो अल्जाइमर डिसीज़ में जो सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होता है ब्रेन का पार्ट वो हमारा टेम्पोरल, मतलब जो ब्रेन के जो ये टेम्पोरल वाला पार्ट है वो ज़्यादातर वो सिकुड़ने लगता है, और कभी कभी फिर आगे चल के फ्रंटल वाला पार्ट सिकुड़ने लगता है। तो अगर MRI में हमको ये चीज़ें दिखती हैं तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ पेशेंट को अल्जाइमर डिसीज़ हो सकता है। CGD जो है, जो एक मैंने बताया कि रेयर कॉज है डिमेंशिया का,
वो बहुत ही फास्ट रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होता है, लेकिन उसको अभी तक ट्रीट करने का कोई मतलब उसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसको डायग्नोस करते हैं, तो डायग्नोसिस करने के लिए एमआरआई तो है ही है, लेकिन साथ में हम ईईजी करते हैं और एक सीएसएफ स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन पता करने के लिए। अगर वो प्रोटीन सीएसएफ में हाई मिलता है तो उससे ऑलमोस्ट डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि पेशेंट को सीजीडी है, पर अभी उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सीजेडी बहुत तरह के होते हैं, अगर बहुत डिटेल में जाएं तो हेरिडिटरी भी हैं, स्पोरेडिक भी हैं, मतलब अपने आप भी होते हैं, एंड iatrogenic भी हैं। तो जो जेनेटिक होते हैं तो वो पास ऑन होते हैं। कई होते हैं कि जैसे कई जानवरों को अगर ये है और आप कच्चा मांस खाते हैं या उसको ईट करते हैं तो उससे आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो दी स्पॉट कई होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है, जो प्राइम प्रोटीन जिसको बोलते हैं, वो कभी कभी चेंज होता है जिसकी वजह से स्पोरेडिक डिजीज़ बन जाता है जो सीजीडी में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है iatrogenic में जैसे कि जब ऑपरेशन कर रहे हैं या कुछ ऑपरेशन करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, तो अगर किसी मरीज़ को पहले से है ये डिजीज़ और उसमें वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हुआ है और उसको अच्छे से प्रॉपर्ली स्टेराइल नहीं किया और किसी और मरीज़ में उसको यूज़ कर लिया, तो उसकी वजह से भी प्राइम डिजीज़ उसको हो सकता है। ट्रीटमेंट अभी तक जो डिमेंशिया में है, हम किसी हद तक जो ट्रीटमेंट प्लान रहता है डिमेंशिया के लिए, उसमें कुछ हद तक हम अगर प्राइमरी डिमेंशिया की बात करें, खासकर अल्जाइमर डिजीज़ की, तो उसका प्रोग्रेशन को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, पर इसका प्रोग्रेशन कंटिन्यू रहता है। एट द एंड पेशेंट जो है वो वर्स होता है, लेकिन विद मेडिकेशन एंड नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट हम उसके प्रोग्रेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग मेडिकेशंस आती हैं, जो कि अगर आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह करेंगे तो वो आपको बताएंगे उसका ट्रीटमेंट। लेकिन उसके साथ में कुछ और जो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, खास करके जैसे कि जो डिमेंशिया पेशेंट्स में इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हुआ कि जो उसके साथ कम्युनिकेशन, जैसे मरीज़ के साथ, क्योंकि डिमेंशिया पेशेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है, वो बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट एक साथ नहीं, कॉम्प्लेक्स सामान को एक साथ सॉर्ट आउट नहीं कर पाता। तो बेटर है जब भी आप उनसे कम्युनिकेट करें आप डिमेंशिया पेशेंट से, तो बहुत सिंपल रखें अपनी जो भी आप कह रहे हैं सेंटेंसेस को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको बार बार टोके नहीं, कि आप उनको करेक्ट ना करें। अगर वो कुछ कह रहे हैं और शायद उन्होंने गलत भी कह दिया तो उसको करेक्ट ना करें, क्योंकि उससे क्या है कि उनको एंग्जाइटी लेवल, इरिटेबिलिटी बढ़ती है पेशेंट। तो उनको करेक्ट ना करने की कोशिश करें, उनको एक्टिवली मोटिवेट करें पार्टिसिपेट करने के लिए, फैमिली टॉक्स में सोशलाइज करने के लिए बोलिए। उनको बोलिए कि अगर वो उनको कुछ अच्छा लगता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, किसी और भी चीज़ में जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे कई लोगों को गार्डनिंग अच्छी, तो उसमें उनको इन्वॉल्व कीजिए। उससे कई लोगों को बुक पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो वो उनको मोटिवेट कीजिए, उनको बार बार उनको अकेले नहीं रहने दीजिए। इससे हमने देखा है कि कई पेशेंट्स में जो प्रोग्रेशन है डिमेंशिया का वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। और नई एक्टिविटी करने का उनको बोलिए। एंड मेडिकल ट्रीटमेंट तो जो भी है वो करना है, पर अल्जाइमर डिजीज़ में जो देखा गया है कि प्रोग्रेशन जो है हम स्लो कर सकते हैं, पर हम उसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, अल्जाइमर डिजीज़ या फ्रंटोटेम्परल डिमेंशिया। बाकी जो सेकेंडरी डिमेंशिया है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस में आता है, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर से या रीनल से प्रॉब्लम, अगर हम उसको कंट्रोल रखेंगे, उसके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल रखेंगे, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो कई लोगों का मैंने देखा है क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे साथ मरीज भी आते हैं कि डिमेंशिया को हम रोक सकते हैं क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन है, कुछ चीज़ें हैं, अगर हम वो करें तो हमें चांसेस हैं कि थोड़ा डिमेंशिया के जो मतलब मेमोरी लॉस या जो कहें मेमोरी प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम हो सकती है। तो उसमें जब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, खाने पीने में खास ध्यान देना, हाई प्रोटीन डाइट रखना, लो कार्बोहाइड्रेट रखना। देन थर्ड इज़ आपके अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है,
हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रीनल है, क्रोनिक कोई डिजीज़ है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क फैक्टर्स को भी कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि डिमेंशिया में ये सभी रिस्क फैक्टर्स में आते हैं कई पेशेंट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया था वस्कुलर डिमेंशिया जो केस होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को भी अगर कंट्रोल कर लेंगे तो कई हद तक हम जो डिमेंशिया है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, फूड हैबिट्स, देन रिस्क फैक्टर्स जो हैं आपके, अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो इन सब चीज़ों से हम कई हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं डिमेंशिया को, या उसके प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं।